प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई नंबर 1 जीव जगत की विविधता में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट को। केबीएस के लिए पहला वीडियो आपका सब्जेक्ट से आज आपके सामने है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें जीव अध्याय 1 और जीव जगत, इसके बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इसी की क्लास आपकी एक इंग्लिश में होगी। और फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिस पेपर और मॉडल पेपर की तरफ जाएंगे। हमने पहले वीडियो में पूरी प्लानिंग आपको बता दी थी कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आपके सामने दिख रहे हैं अच्छे से। इनका नाम है अर्न्स्ट मेयर। अर्न्स्ट मेयर का जन्म जो है ये 5 जुलाई, इनका नाम याद रखिएगा, काम देगा। क्यों कहा जाता है अभी आपको बताएंगे क्यों याद रखना है। 5 जुलाई 1904 को कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। इन्हें इन्हें कहा जाता है 20वीं सदी का डार्विन। इन्हें क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो है डार्विन, 20वीं सदी का डार्विन या 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अर्न्स्ट मेयर को कहा जाता है। अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक है। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, अब बाकी चीज़ें इनके बारे में है तो कोई बहुत मतलब नहीं, बस आपको जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ये है। और ये प्रश्न आपका बाकी तो बुक में है, आप बुक से उसे अध्ययन कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। चैप्टर स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, अध्याय 1 जीव जगत, और इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ना क्या क्या है, इसमें टॉपिक दी गई है। जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, हमारी ये टॉपिक है। आपके केवीएस की पहली टॉपिक है डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, यही जीव जगत में विविधता, यही पहली टॉपिक है आपके कोर्स की, यानी केबीएस के सिलेबस की पहली टॉपिक यहाँ पे है जीव जगत की विविधता। ये आपकी पहली टॉपिक है। फिर उसमें दिया गया है वर्ग की संवर्ग, वर्ग की संवर्ग सहायता। ये तीनों टॉपिक आपके पहले दी गई हैं, बाकी कुछ टॉपिक अगले चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। ठीक, जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी, विस्मयकारी मतलब होता आश्चर्यचकित है। असाधारण वासस्थान, चाहे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलोड़ी मीठे झीलें हो, मरुस्थल हो तथा गर्म झरने हो, इन सब में जीव रहते हैं। आप मुझे बताइए कि जो जीव होते हैं वो जीव 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी कुछ सरवाइव करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आपको याद होगा शायद, आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, कौन से जीव हैं ये? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पर भी सरवाइव कर जाते हैं। इवन जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होता है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। पशुओं के आहार नाल में पाए जाते हैं। तो इन कहाँ पे? जबकि नॉर्मल जीव जो होते हैं यूकैरियोटिक, मोस्टली आप जानते हैं 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान पर सरवाइव नहीं कर पाते, इनके लिए समस्या होने लगती, इनकी लाइफ सरवाइव नहीं करती। क्यों सरवाइव नहीं कर पाते? तो आप कहेंगे प्रोटीन हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे आपका फैट हो, सॉरी लिपिड हो, ये सभी क्या होते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर धीरे धीरे डी नेचर होने लगते हैं। इसीलिए इनके सरवाइव करने की कैपेबिलिटी 45 से ऊपर घटने लगती। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे यूकैरियोटिक्स हैं, कौन से ऐसे यूकैरियोटिक हैं, आपको कमेंट करना है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर सरवाइव कर जाते हैं। कौन से ऐसे यूकैरियोटिक हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर सरवाइव कर जाते हैं? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग यहाँ पे देखने वाले 99.99% लोग ऐसे हैं जो शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने कोर्स में पीजी किया हुआ है, वही इस वीडियो को देख रहे हैं। यानी मैं आपके साथ सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। इस बात की मिथ आप मिटा दीजिए। बस मिल करके साथ में पढ़ना है और तैयारी को बेहतर स्कोर तक ले जाना है, ताकि केबीएस वालों को भी ये पता चले कि पेपर बेटा तू कहाँ से पूछेगा, हम उसे हल करके आएंगे। तो पूछ ले जहाँ से पूछना, मतलब उनकी औकात उन्हें दिखानी है, केबीएस वालों की औकात दिखा देनी। तो पूछ ले पेपर, एनटीए कोई बताना कि तू पेपर पूछ ले, बना ले पेपर। मैं 100 आउट 100 करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, चूँकि मैं आई एम द मास्टर ऑफ ऑन सब्जेक्ट, मैं अपने सब्जेक्ट में मास्टर हूँ। तो मैं अपने सब्जेक्ट में 100% कैपेबिलिटी रखता हूँ, करके आऊँगा। इसलिए मिल करके पढ़ेंगे और जज्बे से पढ़ेंगे तो विश्वास करिए कि बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बस धैर्य बना करके चलना है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ और दिया गया है, कह रहा है कि ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, लवड़ी मीठे झीलें, मरुस्थल,
मरुस्थल मतलब डेजर्ट, गर्म झरनों आदि में पाए जाते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षी मतलब माइग्रेट करने वाले पक्षी, घाटियों में खिलते फूल। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, आपको वो भी देना है, जीके जीएस भी देना है। जीके जीएस भी है ना, 10 क्वेश्चन आएगा तो उसको भी बताना। बताइए फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, एक प्रश्न भी बताइएगा। उत्तरांचल में पाई जाती है या उत्तराखंड में पाई जाती है? जो लोग हमारे उत्तराखंड के मित्र हैं बताइए, फूलों की घाटी किसे को कहते हैं? देहरादून को कहते हैं, किसको कहते हैं? अब ये बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में पाई जाती है फूलों की घाटी। आप बताइएगा। आम्र वर्षा कहाँ से संबंधित है, आप बताइए। ये भी जीके का प्रश्न है, जीके जीएस भी आपको देना है। आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो आप कहेंगे आम्र वर्षा जब मानसून सत्र आता है तो आम्र वर्षा होती है। केरल और कर्नाटक के तट पे जब टकराते हैं मानसून तो बारिश होती है, जिससे आम की फसल के लिए अच्छा होता है, तो उसे आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है। तो फूलों की घाटियां तथा आक्रमणकारी सार्क सार्क के आक्रमण करने की जो सुंदरता है, विस्मयकारी चमत्कारी आवाहन करती हैं। परिस्थितिकी विरोध मतलब जो इन्वायरमेंटल विरोध है या जो इकोलॉजिकल विरोध है उसकी बात करें। तथा समिष्टि, समिष्टि मतलब जहाँ पे समुदाय पाए जाते हैं, सदस्य पाए जाते हैं। समिष्ट और समुदाय यानी पॉपुलेशन और उनकी रहने के लोगों की संख्या। सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका के आणविक गतिविधियों का पता चल में वास्तविक जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। इस प्रश्न में भी दो प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। पहला तकनीकी प्रश्न आ गया कि जीव क्या है और निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है। दार्शनिक मतलब फिलॉसफी है ना, दर्शन मतलब क्या होता है, फिलॉसफी होता है। दार्शनिक है जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक, वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि हमको तो जीव विज्ञान पढ़ना है, हम फिलॉसफी तो पढ़ नहीं रहे। तो दूसरे का हमसे कोई बहुत लेना देना नहीं, हमें पहले प्रश्न से मतलब है सजीव और निर्जीव से, या जीव किसे कहते हैं निर्जीव किसे कहते हैं। हमारा तो क्वेश्चन यही है। बाकी जीवन का जो सार है, जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, ये सभी चीज़ें अलग हैं। हमारा एक सेशन चलता है, वर्कआउट चलता है, और ये हम लगभग 2-3 महीने करते हैं हर साल। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे 1 जनवरी को हम लेकर के आएंगे आपके लिए कुछ बेहतरीन विषय। तो उसमें हम आपको बताते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर हमने आपको बताया था कि कैसे हम अपने बॉडी को या अपने वर्क को रेगुलेट करने की एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमने वहाँ पे मार्केटिंग फंडामेंटल बेसिस से आपको ये सिखाया था कि कैसे हम लाइफ के अपने आप को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी हम आपके बीच में लेके आते हैं वर्क हाउस। जब आप जुड़े रहेंगे तो आप हमसे ये बातों को समझ पाएंगे, और वहाँ पे हम आपको बताते हैं बेहतरीन जीवन शैली। हम एक चीज़ आपको यहीं पे क्लियर कर दें, हम किसी भी दार्शनिक का या किसी भी व्यक्ति के लाइफ को उठा करके एज इट इज आपके लाइफ पे थोपते नहीं है। जैसे कि सभी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल या ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट थोप देते हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे करते थे, आप भी ऐसे करिए। दयानंद सरस्वती ऐसे करते थे, आप भी ऐसे नहीं। वो उनका अपना जीवन था, उनकी अपनी परिस्थिति थी, उनका अपना एक लाइफ स्टाइल थी जिसमें वो जैसा करते थे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको नेचुरलिटी बताते हैं कि नेचुरलिटी के साथ आपको अपने लाइफ में मैसिव चेंजेस कैसे लाने हैं, जिससे आप अपने बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ को एक ट्रांसफार्म की लाइफ में ला करके आप बेहतरीन इंडिविजुअल के रूप में निखर सकते हैं और समाज का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकते हैं। कई बार हमने बताया, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि हर वीकेंड आए, लेकिन हर वीकेंड हम नहीं करते हैं, बस 2-3 महीने करते हैं। तो आप ज़रूर जुड़िए, उस वर्क हाउस का आप हिस्सा बनेंगे, और 10 से 15 मिनट का वह हिस्सा आप जब बनेंगे तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। ठीक है, चलिए तो हम प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर हम बाद में कभी देंगे, पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि जीव क्या है। ठीक, जीव क्या है। जब हम जीवन को पारिभाषिक करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। जैसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? वृद्धि करना मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, और उसके बाद पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना। यानी संवेदना क्या है हमारा पर्यावरण के प्रति, उसको जो सेंस आर्गन से होने वाली रीडिंग होती है उसको कहते हैं। इसके अनुकूल क्रिया करना,
ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय को जोड़ सकते हैं। इस सूची में किसको? उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, ठीक है, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्गम उद्गमन आदि को जोड़ सकते हैं। आओ हम इनको विस्तार में समझते हैं। ये जो लाइन आपने पढ़ा, वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना, मस्तिष्क में तुरंत आते हैं, उसके बाद उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, उद्गम, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इनसे घुमा घुमा के जब प्रश्न पूछा जाएगा तब आपके लिए पजल होगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे घुमा करके प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों में भार तथा संख्या में वृद्धि होती है। दो जगह वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज द मास एंड इंक्रीज द नंबर। नंबर में वृद्धि हो सकती है और मास में, यानी किसी भी ऑर्गेनिज के सेल की संख्या का बढ़ना और किसी भी ऑर्गेनिज के मास का बढ़ना, ये दोनों किसको बताता है? वृद्धि को बताता है। ठीक है, ये दोनों वृद्धि के ही दो युग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जो बहुकोश के जीव होते हैं इसमें कोशिका विभाजन होती है, और कोशिका विभाजन से क्या बनेगा? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन होगा। यानी कोशिका विभाजन करेंगे और अपनी वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती, क्योंकि पौधों में क्या पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे विभजोतक ऊतक कहते हैं। विभजोतक ऊतक पाए जाने के कारण पौधे पूरे जीवन वृद्धि करते रहते हैं। क्या पाया जाता है? मेरिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से पूरे जीवन वृद्धि करते हैं। जबकि प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, कुछ उम्र तक होता है। आपको बताना है कि किस उम्र में बच्चों की उम्र सबसे तेजी से बढ़ती है। आपको सीडीपी भी पढ़ना है। आप बताइए कि किस जीवन काल में, किस उम्र के काल में बच्चों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। ये बात आपको बतानी है। आप बताइएगा कमेंट करके। मुझे उम्मीद है कि आप सबको सीडीपी के बारे में कुछ जानकारी होगी। लेकिन जो दूसरी जगह से प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हम आपसे पूछेंगे, चूंकि हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। जो आप जिसमें आप कैपेबल हैं आप उसका आंसर कर सकते हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं मतलब बता रहे हैं वो तो हम बता ही रहे हैं। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन यानी माइक्रोस्कोप में देख करके कोशिकाओं की संख्या को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक परिघटना विशिष्ट घटनाएं हैं। पारस्परिक यानी वृद्धि करना और जनन करना दोनों एक साथ की घटना है। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। याद रखिएगा इस लाइन को। एक एक लाइन, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों में भी भार में वृद्धि होती है। ये देखिए, अगर हम भार को वृद्धि का लक्षण मानते हैं, बहुत से प्रश्न आपके रीजनेबल टाइप के होंगे, तीन तीन चार चार ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर उसको क्या कहते हैं, मिलाना होता है। ठीक है, जब मिलाना होगा तो आपको ए बी सी डी सही है, ए सही, बी सही है, सी डी ई एफ सही है, इस तरह से जब आपको चार चार ऑप्शन दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, पेपर कठिन नहीं आएगा, उसकी भाषा शैली कठिन होगी और उस पेपर का ऑप्शन कठिन होगा। इसलिए आप बहुत केयरफुली अगर एनसीईआरटी को भी पढ़ते हैं, बहुत मन से एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं, तो भरोसा रख के चलिए कि आप नियर अबाउट कम से कम 50% क्वेश्चन तो अपने एनसीईआरटी से आप कवर ही कर लेंगे। और ये माना जाता है, कई लोगों का ये कहना है, हालांकि हमारा टारगेट है कि हम 100 आउट 100 सब्जेक्ट में करें, फिर भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो हमसे सीनियर हैं या हमारे सर हैं, उन लोगों का एक कहना है कि सीनियर लोगों का, सर लोगों का एक कहना है, हमने जब कोचिंग की थी तो सर लोग कहते थे कि बेटा अगर केबी में या एलटी में, जीआईसी में अगर तुमने 80% स्कोर कर दिया तो मान लो तुमने बेहतर स्कोर कर दिया। हमने कहा कि सर सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन्होंने कहा बेटा रिजल्ट उठा करके देखियो, जो है 80% स्कोर करने वाले का सिलेक्शन होता है। और ये सच था। एलटी का जो लोग हमारे मित्र पेपर दिए होंगे वो समर्थन करके हमें बता सकते हैं, या पिछली बार जीआईसी का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो मित्र पेपर दिए होंगे वो हमें इस बात का समर्थन करेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। 80% अपने आप में
इस बेहतर स्कोर है। और इवन पिछली बार जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर हुआ था, वह भी पेपर जिसने 80% तक का स्कोर किया था, वो अपने सिलेक्शन की दिशा में बढ़ गया था। 80% में से अगर 50% आपको एनसीईआरटी से मिल रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ने में जुर्म क्या है? बस एनसीईआरटी को आंख कान खुली रख करके पढ़ना है, परिश्रम से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप बेहतर स्कोर की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है, लेकिन निर्जीवों में भी इस प्रकार की वृद्धि उनकी पदार्थों को, यहाँ पे देखिए निर्जीवों में भार की वृद्धि होती है, निर्जीवों में भी तो भार की वृद्धि होती है, पर्वत, गोलास्म, ठीक, रेत के टीले आदि वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में भी इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती, जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती, याद रखिए। लेकिन वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह वृद्धि होती तो है, लेकिन विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि निर्जीवों में भी हो रही है। तो यूनिक कहाँ हुआ? जो काम लिविंग भी कर रहे हैं वही काम नॉन लिविंग भी कर रहे हैं, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी तो हुई नहीं। हम तो सर्च कर रहे हैं यूनिक प्रॉपर्टी क्या है जिसके बिहाफ पे हमें कह सकें दिस इज द लिविंग थिंग्स एंड दैट इज द नॉन लिविंग थिंग। बट वी कैन डोंट फाइंड टू द जो है कोई एक स्पेशल प्रॉपर्टी तो हमको मिल नहीं रही थी। और जब स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, जैसे हमने पहले सबसे पहले डिस्कस करने का प्रयास किया कि हमें किसको ढूंढना, लिविंग थिंग्स को, और लिविंग थिंग्स में हमने किसको ढूंढा, ग्रोथ को। और ग्रोथ तो हमारे लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आपके एक टॉपिक है ईवीएस में, सॉरी माफ करिएगा, आपके एक टॉपिक है सीडीपी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे आप पढ़ेंगे ग्रोथ क्या होती है, ये एक सर्टेन एज तक होती है, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, ए लाइफ टाइम होता है। आप वहाँ पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट का दोनों का डिफरेंस है। आपसे पूछा जाता खूब प्रश्न कि ग्रोथ किस एज तक होती है, डेवलपमेंट का क्या, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, खूब प्रश्न आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। सीडीपी की टॉपिक है, वहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने उद्देश्य सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों का कथन है, जो मनोवैज्ञानिक थे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, वहाँ से आपसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी पढ़िएगा मन से। पहले अभी बायोलॉजी पढ़िए। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उसका विवेचन करने की ही समझना चाहिए कि जीव तंत्र के लक्षण नहीं। ठीक। इस प्रकार जनन भी, अब आगे बढ़ जाते हैं, जनन भी जीवों का एक अभिलक्षण, इस प्रकार जनन भी जीवों का क्या है, एक अभिलक्षण है। यानी अब हम दूसरे कैरेक्टर पे चलते हैं जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं या जनन कहते हैं। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है, बहुकोश की जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतत उत्पन्न करना है। अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करें तो वृद्ध जनन का अर्थ होता है कि अपने जैसी संतान को पैदा करना, यानी दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू सेम काइंड। लेकिन इसके अभिलक्षण लगभग उसके माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के रूप में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फेजाई मतलब फंजाई कहा जाता है, कवक, ठीक है, लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती हैं और सरलता से फैल जाती हैं। निम्न कोट के जीवों में जैसे कि ईस्ट, हाइड्रा, मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। प्लेनेरिया चपटा क्रिम जिसे कहते हैं पुनर्जनन करता है, यानी रीजनरेशन द्वारा जनन करता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर से लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से नया जीव बन जाता है। फेंजाई मतलब फंजाई, तंतुमय शैवाल, मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोश की जीवों जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोश की शैवाल तथा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोश की जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ में तो स्पष्ट नहीं है कि जनन कैसे करते हैं, और कह रहा कुछ ऐसे जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे कि खच्चर, ठीक है, बंध कामगर मधुमक्खियाँ, अनुर्बर मानव युगल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं।
इस प्रकार जनन भी जीवों के समग्र लक्षण के रूप में नहीं जाना जा सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन नहीं करती अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, लेकिन ये सच है कि कोई निर्जीव जनन नहीं करता, लेकिन बहुत से ऐसे सजीव भी हैं जो जनन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब कि यह भी तो मैच कर रहा है एक दूसरे से, और जब यह भी मैच कर रहा है तो हम इसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों में प्रॉपर्टी देखी जा रही है। क्लियर है? चलें आगे की दिशा में। अगला टॉपिक आपके सामने है, उसमें कहा जा रहा है जीवों का दूसरा लक्षण उपाचयन है। दूसरा लक्षण क्या है? उपाचयन है, और यह सभी रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं। ये अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वो बहुकोश की हों चाहे एक कोश की हों, हजारों उपापचयी क्रियाओं को करते हैं, के साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। इसी को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। किसी भी जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। देखिए, मिल गया आपको। किसी भी जीव में निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो जाती हैं। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचयी क्रियाएं ना तो जैविक हैं ना ही निर्जीव हैं। अतः उपापचयी क्रियाएं निरपराध जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्र में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, अतः शरीर की कोशिकाएं संगठन, सजीव स्वरूप और सुस्पष्ट लक्षण है। तो आपका सही लक्षण मिल गया कौन सा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब आपको अपने ऑप्शन में ढूंढना है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन दिए जाएंगे वो गलत होगा निर्जीव और सजीव के डिफ्रेंसिएशन के लिए। आगे बढ़ जाइए। शायद आप सभी का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया करना। हम अपने संवेदी अंगों, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, कभी आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे ना तो 6-7 बता देंगे, लेकिन बायोलॉजी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कैसे होते हैं 6-7 वो भी हम बताएंगे, कभी चर्चा करेंगे खाली टाइम में। आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो जब डिस्कस करेंगे कोई टॉपिक या फ्री माइंड में रहेंगे तो कभी चर्चा करेंगे, तो बताएंगे आप सबको कैसे होता है। आप आगे भी बढ़ाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छी चीज़ें बताएंगे। संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि से जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे या वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक टॉपिक है, ठीक है, तो वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि, या फोटोसिंथेसिस ही पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि पौधों के लिए नेसेसिटी क्या है। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल तापमान बेहतर चाहिए, वहाँ पे आपको मैग्नीशियम आयन चाहिए, ये सभी चीज़ें लिखेंगे। वही कह रहा है कि संवेदी अंगों में प्रकाश, पौधे जो होते हैं प्रकाश के काम का, पानी का काम करते हैं, तापमान चाहिए होता है। अन्य जीव जैसे कि प्रदूषकों आदि से भी बाह्य कारकों को प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट यानी जो क्या कहते हैं असीम केंद्र की, प्रोकैरियोट से लेकर के जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखाते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल, दीप्तिकाल मतलब होता है फोटो पीरियड, फोटो लाइट के पाए जाने की अवधि, उसी को दीप्तिकाल कहते हैं। प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसीलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव में केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसीलिए चेतना जीवों को पारिभाषिक करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस की चालू रहने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी
का मस्तिष्क मृतसम होता है, यानी मरने के समान है। एक सेकेंड। रोगी में स्वचेतना मतलब सेल्फ क्या कहते हैं उसे, कॉन्सियसनेस कहते हैं, नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, क्या हम उन्हें जीवित कहेंगे अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय घटनाओं में जीव, अभी आगे मिल जाएगा इसका आंसर, घबराइए मत। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका के में स्थित कारकों के कारण नहीं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण। इसी प्रकार कोशिकी अंगकों के लक्षण अंगकों के स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म एवं प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह उद्भव घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकास तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाएं तंत्र हैं, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थों की साझेदारी द्वारा संबद्ध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होती है। जीव जगत की विविधता आपके सिलेबस की पहली टॉपिक, ठीक, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों में बहुत सी किस्म देखेंगे। एक किस्म गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू तथा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत सी बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्म दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक जीव के पौधे, जंतु तथा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात या वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने ऐसी विधि नहीं निकाली जिससे कि हम जीवों के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इसमें भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्ट नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम जानते हों कि यह नाम किस जीव का है, उससे पहचाना जाएगा। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। जीवों का वैज्ञानिक नाम क्यों दिया गया? पहली प्रक्रिया तो अध्ययन का कार्य के लिए है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है। इनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों के नामकरण कैसे किया गया? सभी प्राणी वर्ग की विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीवों का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग के लोग एक ही नाम से बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जीव का ना हो। जीव विज्ञानी
ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक उसका वंश का नाम होता है जिसे आप जीनस कहते हैं, तथा एक उसके जात संकेत पद होते हैं। इस प्रणाली को जिसने दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्वि नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। किसने दिया था? द्वि नामकरण पद्धति को कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंगीफेरा वंश का नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज तथा जात संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। पहला आपको याद रखना है कि जैविक नाम प्रायः लैटिन की भाषा में होते हैं। ऐसी भाषा है जिसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, उन्हें लैटिनीकरण तथा लैटिन भाषा में ही व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला पद वंश नाम होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। वंश नाम को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं, जबकि जाति नाम को इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखा जाता है। इसे लैटिनी उद्भव में दर्शाया जाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है बड़े अक्षर से होना चाहिए, जबकि जात संकेत पद में छोटा अक्षर होता है। मैंगीफेरा इंडिका का उदाहरण इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जात संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिख सकते हैं, जिसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है कि इस स्पीशीज को लिनियस ने वर्णन किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो वंश संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग को वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्ता बिल्ली कीट सरलता से पहचान सकते हैं। जैसे कि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उससे हमारे मस्तिष्क में उस जीवों के गुण आ जाते हैं, इससे कुछ वर्ग का संबंध होता है। अतः जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टता आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। यदि आप एलेसियंस के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार आप मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसमें बाह्य कान हो। स्तनधारी के लक्षण बता रहा, देखिए, बाह्य कान हो, शरीर पर बाल होते हैं। इस प्रकार पौधों के में यदि हमने गेहूं के विषय में चर्चा करना, मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। सभी कुत्ता बिल्ली स्तनधारी गेहूं चावल पौधे जीव जंतु सुविधा के वर्ग हैं। इनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक शब्दावली में टेक्सा कहा जाता है। जो गेहूं चावल नाइम पॉइपल बरगद जो भी हैं, कुत्ता बिल्ली जीव जंतु, इन्हें टेक्सा कहा जाता है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है। इसी प्रकार जंतु स्तनधारी कुत्ता भी एक टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। इसीलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों के विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासी प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान यानी अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो अनेक उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदिमानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए
नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंधों में रुचि लेता रहा। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीन लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। आगे बढ़ जाइए। वर्गीकरण सोपान। वर्गीकरण सरल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान कहते हैं। इसके प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकरण संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे वर्ग संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक यानी टैक्सान कहते हैं। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। इससे एक सामान्य गुण जिसमें कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें 3 जोड़ी संधिपाद यानी टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणी सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसीलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रखें कि वर्ग की संवर्ग को दिखाता प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता। ये वर्गीकरण वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि आकार की समूहन। सभी ज्ञात जीवों में वर्ग के अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे कि जगत किंगडम, संघ, फाइलम, भाग पौधों के लिए जहाँ पे संघ यूज होता है पौधों में, उसी भाग हिस्से को भाग कहा जाता है। वर्ग जिसे क्लास कहते हैं, गण जिसे आर्डर कहते हैं, कुल फैमिली को कहते हैं, वंश जीनस को कहते हैं, जात स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती हैं। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव के विभिन्न संवर्गों में कैसे रहते हैं। इनके लिए मूलभूत आवश्यकता विशिष्ट अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने की सहायता करता है। स्पीसीज जात वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंगीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो सेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी 3 नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जात संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंगीफेरा, सोलेनम पैंथेरा वंश के नाम से जाने जाते हैं। पैंथेरा वंश के नाम से जाने जाते हैं, वंश हैं ये, ठीक है। अब टेक्सा वर्ग संवर्ग में निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जात संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण पैंथेरा में एक अन्य जात संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जात स्पीसीज है जो होमोसेपियंस होमो वंश में आता है, इसलिए इसका नाम होमोसेपियंस है। वंश से संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह। उदाहरण आलू, टमाटर, बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। पैंथेरा शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पार्डस तथा पैंथेरा टिग्रिस जिनमें बहुत से गुण हैं के वंश सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। कुल, अगला संवर्ग कुल है जिससे संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं।
कुल के वर्गीकरण का आधार कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं, अर्थात पौधों में तीन विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश में पेंथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। इन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनेडी तथा फेलिडी में रखा गया है। गण आर्डर। आपने पहले देखा कि संवर्ग जिसे स्पीसीज वंश तथा कुल सामान्य तीन लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जिसे कॉन्वोबुलेसी, सोलेनेसी तथा पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनेडी कुलों को रखा गया है। उसके बाद आगे आ जाते हैं वर्ग क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निओरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रख दिया गया। इसके अंतर्गत मैमेलिया वर्ग में गण आते हैं। संघ। इस वर्ग में जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड का पाया जाना और पृष्ठी खोखला तंत्रिका तंत्र का पाया जाना कार्डेटा संघ से संबंधित है, अतः इन्हें कार्डेटा में रख दिया गया। पौधों के इन वर्गों जिनमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जगत किंगडम की बात करते हैं। जंतु के वर्गीय तंत्र के विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत कहलाता। सबसे उच्चतम संवर्ग कौन है? जगत है। सबसे निम्नतम कौन है? स्पीसीज जाति है। जबकि पादप जगत में विभिन्न संघ डिवीजन के सभी पौधों में रखा गया। विभिन्न संघों में सभी प्राणी एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों में प्लांटी जगत में रखा गया। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीसीज से लेकर के जगत तक विभिन्न आकार की संवर्ग को आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया। ये संवर्ग है। यद्यप वर्ग की वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए, जिससे विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। पदानुक्रम को देखें। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकेंगे? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है, जिससे नीचे जो टेक्सा होगा उसमें सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिनाई हो जाती है। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। यहाँ एक वर्गीकरण दिया गया है आपको। यहाँ पे मनुष्य का दिया गया है। जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस जैविक नाम है, वंश इसका होमो है, कुल होमिनिडी है, गण प्राइमेटा है, वर्ग जो है इनका मैमेलिया है। अगर संघ की बात करें तो कार्डेटा है। घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका है, वंश मस्का है। उसके बाद कुल म्यूसिडी है, गण डेप्टेरा है, वर्ग इंसेक्टा है और संघ आर्थ्रोपोडा। आम की बात करें मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा है, एनाकार्डियेसी है। उसके बाद स्पेंडेल्स है, डाइकाटिलिडनी है और एंजियोस्पर्मी। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम है, पोएसी है, पोएलस है, मोनोकॉटिलिडनी है और जिम्नोस्पर्मी है। ठीक। वर्ग की सहायता साधन। जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरण से संसाधित प्रयोगशाला के बाहर के वर्गीकरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने
करने की आवश्यकता होती है। ये वर्गीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो कि सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचित कर लेते हैं। नमूने सहित संचित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य के अध्ययन के लिए परिरक्षित रखते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन इत्यादि को रखा जाता है। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने के लिए, परिरक्षित करने के लिए विविध विधियों का तथा तकनीकों की विकसित किया है। इनमें से कुछ वर्णन नीचे दिए गए हैं जो आपको साधन के रूप में समझ में आएंगे, जैसे कि हर्बेरियम फाइल आपने देखा होगा बचपन में जब पढ़ रहे थे तो बनाया भी होगा। आगे बढ़ जाए। वनस्पति संग्रहालय में पौधों को एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित रखते हैं। इन शीटों के विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित रखते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे के इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम तथा वैज्ञानिक नाम, कुल का नाम, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। वर्गीय संपर्क तकनीकी के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध होता है। ठीक, ये आपकी वनस्पति संग्रहालय। बॉटेनिकल गार्डन यानी वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान इस विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है जिसपे वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उनके कुल का नाम लिखा जाता है। आप कभी घूमने जाते हैं किसी गार्डन में तो आप देखे होंगे ऐसा उस पौधा है, इस पौधे के ऊपर ऐसे एक स्टिकर लगा रहता है, उस पर नंबरिंग की रहती है। बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत तथा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ कहाँ पे है? भारत में है, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये चार आपको याद रखने हैं। और भी बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन हैं, आपको जहाँ पे जीके जीएस होगा वहाँ पे काम देगा। आगे की दिशा में बढ़ते हैं। संग्रहालय, म्यूजियम। वानस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे कि विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं, जो आपने म्यूजियम देखा होगा। ठीक है, म्यूजियम की ही बात कर रहे हैं। ठीक, तो इन नमूने परिरक्षित घोल में डाल करके जारों में रखे जाते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूने आपको बताना है कि जो आपने म्यूजियम में जीवों को रखा हुआ देखा है वह घोल किस तत्व का बना होता है या तो किस पदार्थ का बना होता है, आपको बताना घोल किसका बना होता है। ठीक है, नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगाकर रख देते हैं। बड़े प्राणियों को, पक्षी तथा स्तनधारियों को प्रायः भर करके परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल को भी रखे जाते हैं। प्राणी उपवन तथा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क। ये उपवन में अधिकांशतः वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनमें हमें वन्य जीवों की मानव को देख रेख के आहार, प्रवृत्ति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवन के विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में हमें सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। कुंजी अथवा चाबी, यह एक अन्य साधन सामग्री जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर आधारित होकर के पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों, जो प्रायः जोड़ों, युग्मों जिन्हें युग्मित करते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके फलस्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कि कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की सहायता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका यानी मैनुअल, मोनोग्राम पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र, कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उनके वासस्थानों के विषय में जानकारी देती है। उस क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विषय सूची होती है। नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र के में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है।
मोनोग्राम में किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी दी जाती है। तो ये आपका हो गया ख़त्म। सारांश पढ़ने का कोई बहुत मतलब है नहीं, चूँकि आपने तो पूरा डिटेल में पढ़ लिया। हमने आपसे कहा ना कि 30 घंटे हमें लगेंगे, आपने देखा 49, मतलब ये मान चलिए कि 50 मिनट मान लेते हैं, 50 मिनट में आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ। तो हमने स्थिरता के साथ ख़त्म किए, बहुत तेज नहीं चले। स्पीड तो थी, चूँकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं भाई, आपके पास है, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो फिर इसका नोट्स अभी पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे, तो टाइम है, कई बार पढ़ेंगे, 2-3 बार रिपीट होगा। तो एक मतलब टोटल हमें 31 चैप्टर पढ़ना। आप सिलेबस में देखिए, कल हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कैसे कैसे पढ़ना है। 31 चैप्टर यानी 31 डेज लगेगा। और आज आपकी डेट है कितनी, जल्दी बता दीजिए। तो आज आपकी डेट है 30 दिसंबर है, तो आज 30 दिसंबर है। और आप मान के चलिए कि यह आपका 20 से 21 दिसंबर के बीच में ख़त्म हो जाएगा। यानी 20-21 दिन में ख़त्म कर देंगे। किसी किसी दिन 2-2 चैप्टर करेंगे और तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। 20-21 जनवरी तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। शायद हमने पीछे दिसंबर बोला था, तो 20-21 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पैटर्न पे आ जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक और उसके प्रैक्टिस पेपर। वह भी आपका 20 से 21 22 दिन 25 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। मान लेते हैं बहुत जाएगा, 30 दिन जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा फरवरी का लास्ट। फिर उसके बाद मार्च में हम लोग चूँकि क्वेश्चन बैंक को दोनों साथ साथ करेंगे, मार्च में पूरा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, और उसके बाद अप्रैल में पूरा क्वेश्चन बैंक करेंगे। और अप्रैल के लास्ट में पेपर ही है, तो आपके लिए बेहतर ही है। ठीक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।